नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में, जिसमें आज का टॉपिक है माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। जो कि हम देखेंगे कि फ्लावर में आफ्टर पॉलिनेशन के बाद में पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो होती है उसके पहले जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब कि माइक्रो एंड मेगा मतलब कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरीके से उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। उसमें आप लोग को देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस डेवलपमेंट के बाद में जो पोलिनेशन होता है उसके में बताया गया है, और आफ्टर पोलिनेशन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन होती है उस इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम कंप्लीट देखेंगे कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, और उसके बाद देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। तो आज की इस जो प्रिपरेशन है, जो स्लाइड है, वो प्रेजेंटेशन है, इसमें हम जो कौन कौन से टॉपिक जो शामिल किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं या इन्फॉर्म कर देते हैं। जिसमें फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन क्या होती है, किस तरीके से होता है, इसको बताना है। सेकंड नंबर में है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट में है मेजर इवेंट्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऐसे क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेंस और एंथर, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमिटोजेनेसिस। इसके अलावा इसमें मिसप्रिंट हो गया है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो गेमिटोजेनेसिस का। नेक्स्ट नंबर है फैक्टर अफेक्टिंग टू फर्टिलाइजेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इफेक्ट पहुंचाते हैं, और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आज का जो प्रेजेंटेशन है, या फिर बोल सकते हैं कि आज का जो वीडियो है, वो इस सीरीज़ में चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। जनरली रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिंदी में प्रजनन, है ना। प्रजनन की प्रक्रिया जनरली होता क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि जो आने वाले जनरेशन में उसकी पीढ़ी को बचाने के लिए या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने इन्फॉर्मेशन या संततियों को पहुंचाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, कोई भी प्लांट है हो या चाहे कोई भी एनिमल्स हो, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार में अपनी संतति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें फर्स्ट लाइन में जैसा लिखा हुआ है कि मेनी एंजियोस्पर्म स्पीसीज रिप्रोडक्टिव बोथ असेक्सुअल और सेक्सुअल। जनरली जो एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया देखने को मिलता है, या दोनों देखने को मिलती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, जनरेट टू गैमीट्स, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि जनरेट टू जेनेटिक वेरिएशन दैट मेक्स इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन पॉसिबिलिटीज़, है ना। इसमें क्या कर किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कुछ ऐसे वेरिएशन को परिवर्तित किया जाता है जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, ताकि जिसमें कि उसमें एडाप्टेशन की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाए, है ना। नेक्स्ट नंबर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली इसमें प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से या किसी पौधे के किसी भाग से या पौधे के किसी ऑर्गन से क्या किया जाता है, एक न्यू प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि एक फ्लावर, है ना, जो कि फ्लावर ये एक ऐसा भाग होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भाग होती है हमारे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक फ्लावर में, है ना। तो फ्लावर जो होती है मुख्य रूप से एक प्लांट में रिप्रोडक्टिव मेन स्ट्रक्चर होती है, मेन स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का, क्योंकि जो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं, जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, जो कि फ्लावर में ही बनते हैं। अब जो फ्लावर जो होती है उसमें कौन कौन से संरचनाएं देखने को मिलती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहला जो पार्ट होता है वो उसे कहते हैं सेपल्स कहा जाता है ना, उसे कहा जाता है सेपल्स कहा जाता है। सेपल्स को सेपल्स ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या कहलाती है, कैलिक्स कहलाता है। उसके बाद पेटल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ क्या कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। स्टेमेन्स होती है,
स्टेमेंस की ग्रुप आपको स्टेमेंस को हम एंड्रोसियम बोलते हैं, वैसे ही कार्पल्स जो होता है या फिर पिस्टिल जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, ये मुख्य रूप से फीमेल गैमेटोफाइट के एक भाग को कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ कार्पल्स या ग्रुप ऑफ पिस्टिल क्या कहलाती है? गायनोसियम कहलाता है, गायनोसियम कहलाती है। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं, है ना। ये भी एक फ्लावर का ही भाग है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब भी होता है कि वे सभी भाग, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि वे सभी ऑर्गन जो फ्लावर में पाए जाने हैं वो कंप्लीट रूप से उपस्थित है फ्लावर में या नहीं है। अगर वे कंप्लीट रूप से उपस्थित रहते हैं तो फ्लावर क्या कहलाते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। अगर उसमें कुछ भी ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन इसमें से, अगर कोई भी एक ऑर्गन, इस इतने सारे में से कोई भी एक ऑर्गन अगर अपसेंट है तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट ऑर्गन कहलाती है। और इसकी पूरी जो संरचना को, ना, या फिर बोल सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर को क्या कहलाता है? इन्फ्लोरोसेंस कहलाता है। या फिर बोल सकते हैं हिंदी में कि एक एक प्लांट में पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है? इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है ना, इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि फ्लावर की संरचना कैसे होती है। तो फ्लावर की जब संरचना देखते हैं तो इसमें बहुत सारे संरचनाएं हमको देखने को मिलती है। जैसे सबसे नीचे में एक बहुत लंबा सा फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पेडिसिल कहा जाता है। पेडिसिल के ऊपर में या फिर रिसेप्टिकल्स होती है, रिसेप्टिकल या फिर इसको बोलते हैं थैलेमस कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से एक डिस्क लाइक संरचना होती है। और डिस्क के ऊपर में सभी ऑर्गन्स जैसे कि ओवरी हो गया, ओवरी हो गया, ये सभी भाग हैं वो पाए जाते हैं। इस तरीके से ये गायनोसियम का स्ट्रक्चर है, जो मेन पार्ट, जो कि फीमेल पार्ट होता है, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी वाले भाग से बना हुआ होता है, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है मेन वाले भाग में, यहाँ बीच वाले भाग में। ठीक, ये है कार्पस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, जो कि 3 भाग से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वैसे ही जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेमेंस, जो कि 3 भागों से ये भी मिलकर बना होता है। पहला होता है एंथर, जो कि मेल पार्ट होता है, मुख्य भाग होती है एक स्टेमेंस का, जहाँ पर ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम फिलामेंट्स। ये फिलामेंट जो होती है ना, ये पहला भाग है एंथर, और दूसरा फिलामेंट होती है। ये फिलामेंट एक लंबी लंबी धागेनुमा या तंतुनुमा संरचना होती है, जो कि एंथर लोब को कंप्लीट थैलेमस से या फिर रिसेप्टिकल से जोड़ने का काम करती है ना, काम करती है। इसके अलावा एक और भाग होता है जो मुख्य रूप से एंथर लोब और कनेक्टिव के बीच में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव कहा जाता है। एंथर लोब और फिलामेंट के बीच में पाए जाने वाला एक छोटी सी या फिर जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? कनेक्टिव कहलाते हैं। तो इस तरीके से इसमें पूरी जो संरचनाएं होती है वो दिखाया गया है। ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेपल्स कहलाता है ना, और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में उसको पेटल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है? कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि फ्लावर जो होती है ना, जो फ्लावर होता है इसमें लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है या कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है, उसको ओवरव्यू के रूप में या हल्का सा बताया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले है कि ये कंप्लीट फ्लावर का मेल, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये बीच वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस तरीके से 2 पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, है ना। तो सबसे सबसे पहला भाग है, सबसे पहला, सॉरी, ये थोड़ा सा स्लाइड बैक हो गया, तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे है, यहाँ पर ये वाला पार्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर दिखाए गए हैं। जनरली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनता है हमारा? वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनती है, मेल गैमीट बनते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या बनती है? आपका फीमेल गैमीट बनता है। और दोनों जब मिलते हैं, आपस में फ्यूज़ होती है, तो क्या कहलाता है? वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनती है, और जाइगोट से इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से कंप्लीट फ्रूट का, और फ्रूट के अंदर सीड का निर्माण होता है, और यही सीड जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांटलेट का निर्माण करता है, और इसी से फिर से लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है या फिर कैसे होती है। अब देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं या इन प्रोसेस होती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन कराने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होती है? इन द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स फॉर्म
फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। जनरली इस सबसे पहले स्टेप में क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स का या फिर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो मुख्य रूप से माइक्रोस्पोर्स मदर सेल के डिवाइड होने से बनती है। सेकेंड पार्ट होती है माइक्रोगैमिटोजेनेसिस, है ना। पहले ऊपर में थे माइक्रोस्पोर कैसे बनता है उसके बारे में। अब माइक्रोस्पोर बनने के बाद में जो मेल गैमीट है या माइक्रोगैमीट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोगैमिटोजेनेसिस में दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन, है ना। तो इसमें नेक्स्ट में क्या है, जो माइक्रोस्पोर्स है ना, माइक्रोस्पोर्स से है उससे माइक्रोगैमीट कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोलिनेशन का टॉपिक हम पहले से बता चुके हैं, हमारे पहले वीडियोस में बन चुकी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इस नेक्स्ट नंबर में देखेंगे कि मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होती है वो कैसे होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मेगा स्पोर फॉर्मेशन के बाद में मेगा गैमिटोजेनेसिस का निर्माण कैसे होती है ना। इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो सैक, है ना। जो इम्ब्रियो सैक जो होती है यही हमारा क्या होता है, मेगा गैमिटोजेनेसिस या मेन में जो मुख्य भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये वाला भाग होता है। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन, दोनों के डेवलपमेंट के बाद में देखेंगे हम इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में देखेंगे कि इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसको हम आने वाले जो लेक्चर में या आने वाले वीडियोस में शामिल करेंगे। और उसके बाद होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है उसको हम लाइन से स्टडी करेंगे, है ना। अब इसमें फर्स्ट नंबर है, या फिर बोल सकते हैं कि इस टाइम सबसे पहला भाग जो कि एंथर डेवलपमेंट है या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है, तो उसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, एंथर में होगा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। अब जो एंथर जो होता है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एलास्था फ्लावर में, कि ये वाला पार्ट होता है या एंथर या एंड्रोसियम कहलाती है, जो उसका एक भाग क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। और ये एंथर 3 भाग से मिलकर बना रहता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। इस तरीके से ये 3 भाग से मिलकर बना होता है ना। द स्टेमेंस इन द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द लॉन्ग में नैरो स्टॉक फिलामेंट बोलते हैं, इसको पहले स्टडी कर चुके हैं। और ये फिलामेंट्स मुख्य रूप से थैलेमस से जोड़ने का काम करती है। जनरली द नंबर ऑफ एंड लेंथ स्टेमेंस वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज। जनरली अलग अलग स्पीसीज में स्टेमेंस की जो हाइट होती है या उसके लेंथ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर है एलस ऑफ एंथर। हमने कहा कि जो एंथर जो पार्ट होता है इस यही मेन मुख्य भाग होती है मेल गेमिटोफाइट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, क्योंकि इसी एंथर लोब में या इसी एंथर चेम्बर में पोलन ग्रेन का निर्माण होते हैं, जो कि स्पेशल पार्ट होता है हमारे पोलिनेशन का और फर्टिलाइजेशन का। क्योंकि पोलन ग्रेन होते हैं वास्तव में उसी से ही क्या बनता है, मेल गैमीट का निर्माण होती है ना। तो ये इस तरीके से कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 लोब होते हैं और 4 लोब एक फिलामेंट या फिर कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होता है ना। 2 एंथर लोब्स कंटेन 4 इलोंगेटेड कैविटीज और पोलन सैक्स माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया कहलाती है ना। ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया होती है, जो छोटे छोटे 4 चैम्बर होते हैं, ये चारों कोनों में होती है, उसके बारे में इन विच पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड, जो कि क्या करते हैं, जो चारों कैविटीज़ होती है जिसमें जिसमें क्या बनते हैं, पोलन सैक बनती है और पोलन सैक के अंदर में पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब इमेच्योर जो एंथर होती है, जो बहुत सारे लेयर से मिलकर बने होते हैं, जनरली ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला होता है वो एंथर लोब कहलाती है और दूसरा जो होता है पोलन चैम्बर कहलाती है ना। तो पहले देख लेते हैं कि एंथर वॉल क्या होती है या एंथर वॉल क्या होती है, उसके बाद देखेंगे हम पोलन चैम्बर क्या होते हैं, है ना। एंथर वॉल जो होती है मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी भाग इसका एपिडर्मिस कहलाता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है या आउटर मोस्ट लेयर होती है। पहला जो लेयर होता है सबसे बाहर में एक पतला सा थिक लेयर
थिकनेस इसमें बहुत कम देखने को मिलती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद होता है सेकंड नंबर एंडोथीसियम की लेयर। एंडोथीसियम जो लेयर जो होती है एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है, सिंगल लेयर्ड विथ रेडिकल इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनी होती है विथ फाइब्रस थिकनेस दैट हेल्प्स इन डेसियस डीएस। ये मुख्य रूप से क्या करती है, जो मैच्योर होने के बाद में एंथर के मैच्योर अवस्था में या आपके कंप्लीट वेल डेवलप होने के बाद में एंडोथीसियम का जो लेयर होता है ये टूटने का काम करती है, फिर तोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट नंबर होता है मिडिल लेयर। ये मिडिल लेयर जो होती है मुख्य रूप से 3 से 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, थोड़ा सा मोटा होता है। सेल सिचुएटेड जस्ट बिलो एंडोथीसियम, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे होता है। ये मुख्य रूप से जो मिडिल लेयर जो होती है, ये मिडिल लेयर जो होती है ये मुख्य रूप से डिसइंटीग्रेटेड एट द टाइम ऑफ एंथर मैच्योर्ड। जो मैच्योर अवस्था में जाने के बाद में ये भी मिडिल लेयर की जो लेयर होती है धीरे धीरे पतला होने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है वॉल एंथर वॉल का, उसको कहते हैं टेपिटम। ये टेपिटम जो होता है मुख्य रूप से इनर मोस्ट लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसको न्यूट्रिटिव सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि न्यूट्रिटिव सेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोलन चैम्बर के, है ना, इसके जस्ट अंदर में टेपिटम के ठीक अंदर में पोलन चैम्बर होगा और पोलन चैम्बर का काम होता है पोलन ग्रेन का निर्माण करना। तो ये जो टेपिटम का जो लेयर होता है मुख्य रूप से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन में एवं मेल गैमीट के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये इसका मेन काम होता है टेपिटम का। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर जो होता है इनर मोस्ट लेयर होती है वॉल लेयर का, जो कि टेपिटम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है और ये चारों कोनों पर प्रेजेंट होता है, जिसमें ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का निर्माण होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोलन ग्रेन का निर्माण होता है ना। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो कि एंथर का सेक्शन जिसमें डेवलपमेंट को बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ग्रुप है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ग्रुप है जो यहाँ पर दिखाया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का एक समूह है जिसकी सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाती है। सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। ये पहले क्या होते हैं, लगातार मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होने के कारण लगातार डिवाइड होते हैं और लगातार डिवाइड होने के कारण एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसके चारों कोनों में, है ना, जिसके चारों कोनों में उपस्थित जो सेल्स होते हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होने के कारण वो लगातार डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, एरेनकाइमेटस सेल्स का निर्माण करते हैं, है ना। एरेनकाइमेटस सेल्स या फिर बोल सकते हैं कि आर्चीस्पोरियल सेल या आर्चीस्पोरियल इनिशियल सेल के रूप में काम करने लगते हैं। अब ये जो आर्चीस्पोरियल जो सेल होती है, आर्चीस्पोरियल जो सेल होती है ये कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, चारों कोनों में प्रेजेंट होता है और ये डिवाइड होकर मुख्य रूप से प्राइमरी पेराइटल सेल का निर्माण करती है और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। अब प्राइमरी पेराइटल सेल होता है ये मुख्य रूप से वॉल लेयर का निर्माण करती है, जिसके कारण से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का निर्माण होता है। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है मुख्य रूप से यही मेन पार्ट होता है या फिर मुख्य भाग होती है स्पोर्स का निर्माण करने की, और यही स्पोर्स क्या बनाता है, पोलन ग्रेन का निर्माण करता है और पोलन ग्रेन के बाद में क्या बनती है, मेल गैमीट का निर्माण होती है। तो इस तरीके से ये इसके एंथर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब एंथर डेवलपमेंट के बाद में जो पोलन ग्रेन रहती है या फिर बोल सकते हैं स्पोरोजिनस सेल्स रहती है, इसमें मियोसिस डिवीजन होती है और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप हम जानते हैं कि एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल बनाते हैं, 4 सेल का निर्माण करती है। यहाँ पर जो ये एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है ये है एक प्रकार का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। अब ये स्पोर्स मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सिमुल्टेनियस टाइप का और दूसरा होता है सक्सेसिव टाइप का, सिमुल्टेनियस और दूसरा सक्सेसिव। अब सिमुल्टेनियस में क्या होती है, जनरली सिमुल्टेनियस में डिवाइड होने के बाद में, है ना, पहले 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं, वो मुख्य रूप से इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। इरेगुलर फॉर्म मतलब कि अव्यवस्थित ढंग से होती है, इसलिए सिमुल्टेनियस कहा जाता है। जबकि सक्सेसिव में क्या होती है, वो चारों जो स्पोर्स रहते हैं, है ना, चारों जो बनने वाले स्पोर्स होते हैं या माइक्रो स्पोर्स रहते हैं वो चारों दिखाई देते हैं, तब उसको बोलते हैं सक्सेसिव। जबकि सिमुल्टेनियस में क्या होगा, 3 हमको दिखाई देगा तो 1 हमको नहीं दिखाई देगा, उस कंडीशन को बोलते हैं सिमुल्टेनियस। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होने के बाद में किससे हुई है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन करने के पश्चात में 4 हैप्लॉइड, है ना, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का या फिर पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ है।
किसके किसके कारण से? मियोसिस डिवीजन के कारण से। और मियोसिस डिवीजन कितने प्रकार का हुआ है? सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव टाइप का हुआ है, दो प्रकार का हुआ है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में डिवीजन। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में टू टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया दो प्रकार की ना, जैसे बताया ना, सक्सेसिव टाइप का और दूसरा सिमुल्टेनियस टाइप का, ये तो बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसमें जो बनने वाले जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं, हाँ, या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसमें 3 हमको अगर दिखाई देता है, एक हमको नहीं दिखाई देता, तब क्या बोलते हैं? इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अगर वो उसमें चारों हमको दिखाई देता है तो उसको आइसोबाइलेटरल कहते हैं। जिसमें 3 हमको दिखाई देता है, एक हमको नहीं दिखाई देता, तो उस कंडीशन में डैक्यू सेट कहते हैं। इसमें 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट इसकी तुलना में कैसा है? थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट नंबर होता है टी शेप्ड। टी शेप संरचना में होता है। और नेक्स्ट होता है लीनियर, है ना। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर्स का। अब नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि यहाँ पर और एक्स्ट्रा के रूप में दिखाया गया है, अलग से दिखाया गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इस तरीके से इसको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है जो माइक्रोस्पोर्स या फिर एंथर का डेवलपमेंट पोलन सैक में कैसे बनती है। पोलन सैक के अंदर में माइक्रोस्पोरोसाइट्स होती है, जो कि 2n होते हैं। मियोसिस डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर्स बनती है, जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि माइक्रोस्पोर अभी टेट्राड के रूप में देखते हैं, वो वाला है ना। अब इसमें से एक अकेले जो पोलन ग्रेन की संरचना को देखते हैं या माइक्रोस्पोर को देखते हैं, जो कि एन फॉर्म में होती है, जिसमें मियोसिस डिवीजन करके मेल गैमीटोफाइट का निर्माण करता है। और मेल गैमीटोफाइट की संरचना कैसे हो, कितनी होती है? 2 होता है, जो कि एक न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल में प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से उसकी संरचना देखने को मिलती है। अब एक कंप्लीट एक पोलन ग्रेन को देखते हैं, तो पोलन ग्रेन की संरचना जो होती है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस, है ना। एक्साइन, इंटाइन और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो सेल रहते हैं, पहले भाग में माइटोसिस डिवीजन करके 2 प्रकार के सेल बनाते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ट्यूब सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। तो इस तरीके से इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस का निर्माण होती है, पहले माइटोसिस डिवीजन करने के कारण से। अब जो ट्यूब सेल का काम होता है मुख्य रूप से ओनली ट्यूब का निर्माण करना। वो भी कहाँ पर बनाएगा? वो जो ट्यूब सेल रहेगा, जो कि एक्साइन इंटाइन के दीवार पर एक पतली सी पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको बोलते हैं जर्म पोर, और वहीं से क्या बनाएगा? जर्म पोर का निर्माण करेगी। अब इस जर्म पोर के माध्यम से जर्म ट्यूब का निर्माण तो हो जाती है, और वहाँ पर जो इसके सेंटर में उपस्थित जो जनरेटिव सेल रहते हैं, हाँ, जनरेटिव सेल जो रहती है, ये फिर से क्या हो जाते हैं? फिर से डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद में यहाँ पर देखिए जनरेटिव जो सेल है वो जा रही है पोलन ट्यूब में जा रही है। पोलन ट्यूब में जाने के बाद में ये क्या हो गया? 2 भाग में डिवाइड हो गया, और कितने मेल गैमीट बनाए? 2 मेल गैमीट का निर्माण कर चुकी है। हाँ, 2 मेल गैमीट का निर्माण कर चुकी है, जो कि सामने में दिखाई दे रहा है आपको ट्यूब न्यूक्लियस, जो कि आपकी ट्यूब का निर्माण करते हुए वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करती है। और इस तरीके से ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म रहती है, पोलन ग्रेन के अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, दोनों मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, ये कंप्लीट रूप से कहाँ पर चली जाती है? इसके अंदर में चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं यहाँ पर फिर से ओवरव्यू बताया गया है कि किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पहले ये टीएस सेक्शन है। टीएस सेक्शन के अंदर में जो पहले कैसे मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस के बाद कैसे माइटोसिस हुआ, माइटोसिस करने के बाद में किस तरीके से मेल गैमीट का निर्माण हुआ है, उसको बताया गया है। नेक्स्ट नंबर है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस का वीडियो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।